नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत आप सभी का स्वागत करता हूँ A1 टीवी चैनल पर। आज 1 अगस्त है और आज के दिन लोकशाही साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे जी का जन्मदिन है। आज 97वीं जयंती है अन्नाभाऊ साठे की और इस जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे स्टूडियो में बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव मान्यवर D.R. ओहल सर है, जिनके बारे में हम लोग अन्नाभाऊ साठे के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई या उनके जीवन में उन्होंने जो आंदोलन चलाया उसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं ओहल सर का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आमतौर पर देखा जा गया है कि बहुजन समाज में महापुरुषों की जयंती करने के कई प्रकार हैं और आप चूँकि बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बामसेफ के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ प्रचारक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बामसेफ का महापुरुषों की जयंती मनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को आज लोक प्रबोधनकार साहित्य सम्राट सत्यशोधक अण्णाभाऊ साठे इनकी 97वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 97 साल पहले लोक प्रबोधनकार साहित्य सम्राट सत्यशोधक अण्णाभाऊ साठे इनका जन्म हुआ और अपने मूल निवासी बहुजन समाज पे आमतौर पर हमारे महापुरुषों की जो जयंती मनाई जाती है वो अलग तरीके से जयंती मनाई जाती है। जैसे कि जयंती के मौके पर डॉल्बी लगाते हैं, डीजे लगाते हैं, बैंड लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, जय जयकार करते हैं और वो जयंती मनाने का कार्यक्रम करते हैं। लेकिन बामसेफ इस परंपरागत जयंती मनाने का कार्यक्रम कभी नहीं करते। जब बामसेफ के ध्यान में आया कि इस प्रकार से अगर हमारे लोग जयंती मनाते हैं, खासकर डॉल्बी लगाकर, बैंड लगाकर, डीजे लगाकर, जुलूस निकालकर या फिर और कई कार्यक्रम लेकर, तो इससे हमारे महापुरुषों का जो असली विचार है, मूल विचार है, वो हाइड किया जाता है। इसलिए ये हाइड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने भी सोचा कि महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। वैसे तो बामसेफ कभी किसी महापुरुष की जयंती मनाने वाला संगठन नहीं है, क्योंकि हम केवल जयंती के दिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। इसलिए हमें कभी किसी महापुरुष की जयंती मनाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन ये जो खिलाफ काम हो रहा है, इसके लिए हमने भी सोचा कि चलो हम भी हमारे मूल निवासी महापुरुषों की जयंती मनाते हैं और वो जयंती मनाने के लिए हमने एक प्रोग्राम बनाया। उसका नाम है मूल निवासी महापुरुष जीवन संदेश अभियान और इसके अंतर्गत हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन महापुरुषों की जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू किया और वो जयंती प्रबोधन और जागरण के माध्यम से बनाया। हमारा दुश्मन जो चीज़ें हाइड करता है उसको हाईलाइट करने के लिए जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू किया और इसी तरह आज पूरे भारत में, महाराष्ट्र में अण्णाभाऊ साठे की जयंती प्रबोधन का और जागरण का कार्यक्रम लेकर उनका जो जीवन संदेश है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जयंती मनाने का कार्यक्रम शुरू है। आमतौर पर देखा गया है कि महापुरुषों की जयंती, जो आपने बताया कि महापुरुषों की जयंती मनाने का एक अलग रिवाज समाज में है और बामसेफ उससे परे हटकर एक जागृति का अभियान बामसेफ ने चलाया है। इसी से जुड़कर मेरा सवाल है कि अन्नाभाऊ साठे के जीवन में एक ऐसी घटना हुई कि वो केवल डेढ़ दिन ही स्कूल जा पाए या 1.5 दिन की ही उन्होंने स्कूल की, तो उस घटना के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अण्णाभाऊ साठे 1.5 दिन स्कूल में गए ऐसा मैंने भी बहुत बार सुना है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है अण्णाभाऊ साठे एक ही बार स्कूल गए थे और जैसे वो स्कूल गए तो उनका जो मास्टर था जिसका नाम कुलकर्णी था वो ब्राह्मण जाति से संबंधित था और उसने अण्णाभाऊ साठे को जाति पर गाली दी
और हाथ में जो छड़ी थी वो फेंक कर मारी। मराठी में ए तो क्या मांगा इस प्रकार की गाली दी और वो छड़ी फेंक कर मारी। अण्णा भाऊ साठे स्वाभिमानी थे, उनको वो ठीक नहीं लगा, गुस्सा आया, वही छड़ी उठाई और अण्णा भाऊ साठे ने फिर से उस मास्टर को मारी। बस अण्णा भाऊ साठे की इतनी ही इतनी ही शिक्षा हो गई, इतना ही स्कूल हो गए। इससे आगे अण्णा भाऊ साठे एक दिन भी स्कूल में नहीं गए। ये है उनके शिक्षा की शुरुआत। जिस उम्र में उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए थी, पढ़ना चाहिए था, अभ्यास करना चाहिए था, उस उम्र में उनको स्कूल से निकाल दिया गया। अण्णाभाऊ साठे ने बहुत सा साहित्य, खास करके मराठी में, जो उनकी मातृभाषा है, उस मराठी में उन्होंने बहुत सा साहित्य निर्माण किया। लेकिन सबसे पहला कौन सा वो साहित्य था जिससे उनके साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई? वैसे तो अण्णाभाऊ साठे उनके गांव से, जो वाटेगांव सांगली जिले में आता है, पहले सातारा जिले में था, उस वाटेगांव से 227 मील का चलते हुए प्रवास करके बम्बई पहुँचे। और बम्बई पहुँचने के बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि होटल बॉय है, हमाल है, बूट पॉलिश वाला है, चौकीदार है, उधारी वसूल करने वाला है, सिनेमा का होर्डिंग लगाने वाला है, या फिर खान कामगार है, या फिर सिनेमा में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्पॉट बॉय का काम है। इस तरह के काम करते करते और स्कूल, कॉलेजेस, स्टैंड या किसी होटल के नाम को पढ़ते पढ़ते वो अपनी पढ़ाई इसी तरह से उन्होंने की। और उन्होंने पहला साहित्य लिखा मच्छर का, और मच्छर पर उन्होंने एक कवन लिखा। और वो कवन ये था कि हम दिन भर काम करके, श्रम करके आते हैं और आने के बाद आराम से सोने का प्रयास करते हैं, तो बम्बई में बहुत मच्छर है और वो मच्छर हमारा खून पीते हैं। एक प्रतीकात्मक कविता थी। और उस प्रतीकात्मक कविता ये थी कि भांडवलदार जो है, खासकर बनिया लोग जो है, हमारे मूल निवासी समाज का खून चूसते हैं, और उस खून जैसे भांडवलदार चूसते हैं उसी तरह ये मच्छर भी हमारा खून चूसता है। इसलिए उन्होंने पहला साहित्य, पहला कवन, पहली कविता वो मच्छर पर लिखी थी, और इस प्रकार उनके साहित्य की शुरुआत हो गई। कुल मिलाकर कितना साहित्य उन्होंने लिखा है, उसके बारे में कोई जानकारी? अपने जीवन में कोई कल्पना दुनिया में नहीं कर सकता कि कभी स्कूल में नहीं गया आदमी इतना साहित्य लिख सकता है और इतना दर्जेदार साहित्य लिख सकता है। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 35 कथा संग्रह, 3 नाटक, 1 शायरी, 14 लोकनाट्य, प्रवास वर्णन 8, 35 कादंबरी, 20 पोवाड़े, इस प्रकार 116 प्रकार की कलाकृति निर्माण की, और 7 चित्रपट भी उस पर बने हैं, 3 पुरस्कार भी उनको मिले हैं। कुछ नहीं पढ़ा लिखा आदमी, एक अक्षर शत्रु होने वाला आदमी जिसका अक्षर का कोई ज्ञान नहीं, इसमें इतना साहित्य लिखा कि आज अगर कोई उसकी तुलना करे तो ये कह सकता है कि दुनिया में जो 7 अजूबे हैं वो 8वां नहीं तो ये तो पहला अजूबा होना चाहिए, कि एक अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इतना बड़ा साहित्य, इतना दर्जेदार साहित्य, इतना प्रबोधन कार्य और जागरण करने वाला साहित्य उन्होंने लिखा। और उनकी एक कादंबरी को बहुत पुरस्कार मिला, जिस कादंबरी का नाम है फकीरा, और उस फकीरा की भारत के अलावा 27 देशों में 27 भाषा में उसका भाषांतर हुआ है। इन्होंने बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया। जैसे कहा जाता है कि साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने एक क्रांति ला दी थी उस वक्त में। उनके जो समकालीन थे विंदा करंदीकर, तो उन्होंने भी अण्णाभाऊ के बारे में एक टिप्पणी की है। क्या आप बता सकते हैं वो क्या है? उनके समकालीन बहुत सारे साहित्यिक थे, और उस समय लिखने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को था, तो जाहिर सी बात है कि केवल ब्राह्मण ही साहित्य लिखते थे। तो साहित्य के क्षेत्र में जो ब्राह्मणों की दादागिरी थी, वो दादागिरी खत्म करने का काम बाबा साहब के बाद अण्णाभाऊ साठे ने किया।
तो ये जो साहित्य संपदा है, इस साहित्य संपदा को देखकर विंदा करंदीकर ने एक बार कहा, मराठी में मैं बताने की कोशिश करूँगा, की प्रतिकूल वातावरणात अण्णाभाऊंनी निर्माण केलेली साहित्य संपदा आणि अनुकूल वातावरणात आम्ही ब्राह्मणांनी जोपासलेली निष्क्रियता, ह्या गोष्टी जर एकमेकासमोर आल्या, उभ्या ठाकल्या, तर मला पृथ्वीच्या पोटात गडप व्हावंसं वाटतं। इसका मतलब प्रतिकूल वातावरण में परिस्थिति में अण्णाभाऊ साठे ने निर्माण किया साहित्य और अनुकूल वातावरण होते हुए भी ब्राह्मणों ने इसमें कोई प्रगति नहीं की, ये जो ब्राह्मणों की निष्क्रियता है और अण्णाभाऊ साठे की साहित्य निर्माण करने की सक्रियता है, अगर ये दो चीज़ें एक दूसरे के सामने आती है तो मुझे आत्महत्या करने को मेरा आत्महत्या करने को जी चाहता है, मतलब मैं मरना चाहता हूँ। इतना दुख उनको हुआ था, ये प्रतिक्रिया उन्होंने दी थी। अभी लोगों को लगता है कि अण्णाभाऊ साठे की प्रशंसा करने के लिए होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अण्णाभाऊ साठे की प्रशंसा करने के लिए कम है, लेकिन वो ब्राह्मणों की निष्क्रियता के बारे में दुख जताने के लिए ज़्यादा है। तो ये साहित्य के बारे में विंदा करंदीकर ने ऐसा कहा था। शायद ये भी हो सकता है कि जिस बच्चे को हमने एक दिन स्कूल भी नहीं पढ़ने दिया, वो इतना बड़ा साहित्य लिखता है, ये दुख भी उनको हो सकता है। आपने अभी बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र किया, तो मेरा सवाल इसी से संबंधित है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर और अण्णाभाऊ साठे लगभग समकालीन है, एक ही समय के हैं, तो क्या कभी बाबा साहब और अण्णाभाऊ साठे की कभी मुलाकात हुई है? अण्णाभाऊ साठे और बाबा साहब अम्बेडकर की 2 बार मुलाकात हुई है। एक बार अण्णाभाऊ साठे के जो मित्र थे, वो अण्णाभाऊ साठे के मित्र अण्णाभाऊ साठे को लेकर बाबा साहब के पास चले गए और बाबा साहब को कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, अच्छा लिखता है। तो कुछ बातें जो अण्णाभाऊ साठे ने लिखी थी वो बाबा साहब को दिखाई, तो बाबा साहब ने वो देखा, बड़ी इत्मीनान से देखा और अण्णाभाऊ साठे को कहा कि मैं भाषण करता हूँ तो 100, 200, 1000, 2000 लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन आपके अंदर जो कला है, ये शायरी करने की कला है, लिखने की कला है, गाने की कला है, इससे कई ज़्यादा लोग, मेरे से कई ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं, इम्प्रेस हो सकते हैं, इसलिए अपना काम जारी रखो। और बाबा साहब ने उनको काम जारी रखने का मतलब सलाह दी और बाबा साहब, उतनी ही उनकी मुलाकात हुई थी। फिर दूसरी बार एक बार मुलाकात हुई थी, लेकिन उस मुलाकात के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उनकी 2 बार मुलाकात हुई थी। एक कम्युनिस्टों की तरफ से एक प्रचार उस समय भी किया गया था और आज भी वो दबे आवाज़ में किया जाता है समाज में कि अण्णाभाऊ साठे जो है वो कम्युनिस्ट थे। क्या वाकई में अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट थे? कभी उनका कम्युनिज़्म के साथ में मिलाप हुआ है या वो कम्युनिज़्म की विचारधारा पर कभी काम किया है? इसमें ये सवाल जो हमेशा निर्माण किया जाता है वो ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण किया जाता है कि अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट थे, अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट थे। तो हमारे लोगों को इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं, इसलिए भी ये सवाल उठाते हैं। अगर अण्णाभाऊ साठे कम्युनिस्ट थे तो अण्णाभाऊ साठे ने इसका जवाब दिया है। तो इसका जवाब अण्णाभाऊ साठे ने इस तरह दिया है कि जब पहली बार अण्णाभाऊ साठे ने 1957 में ये गीत लिखा, वो मराठी में गीत है, इतना अर्थगर्भ, उसमें इतना अर्थ है, अर्थपूर्ण गीत है कि कोई भी आदमी उस पर PhD कर सकता है। और उसमें अण्णाभाऊ साठे कहते हैं, मराठी में कहते हैं, जग बदल घालूनी घाव मला सांगून गेले भीमराव। मतलब इस दुनिया को अगर बदलना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो इस पर आघात करना चाहिए। पीठ पर हाथ घुमाने से, वाह वाह करने से, शाबाशी देने से परिवर्तन होने वाला नहीं है, ये एक ऑपरेशन है। और ऐसा किसने कहा? बाबा साहब ने कहा। मतलब बाबा साहब जाने के बाद अण्णाभाऊ साठे ये कहते हैं। अण्णाभाऊ साठे ने ये नहीं कहा कि जग बदल घालून घाव मला सांगून गेले मार्क्सराव,
जग बदल घालून निघाव मला सांगून गेले स्टॅलिनराव, जग बदल घालून निघाव मला सांगून गेले श्रीपाद अमरू डांगेराव। ये ऐसा अन्ना भाऊ साठे ने नहीं कहा। मतलब एक सबूत है कि अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट नहीं थे। और हम लोगों ने ज़्यादातर पहली बातें ध्यान में रखने की बजाय आखिरी बातें अन्ना भाऊ साठे ने क्या कही उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा सबूत खुद अन्ना भाऊ साठे ने दिया। अन्ना भाऊ साठे की सबसे लोकप्रिय कादंबरी है फकीरा, जिसको हर प्रकार का पुरस्कार मिला है और उसका 27 भाषा में भारत छोड़कर दूसरे देशों में भाषांतर हुआ है। तो ये क्रांतिकारी कादंबरी फकीरा कादंबरी अन्ना भाऊ साठे ने बाबा साहब अम्बेडकर की झुंझार लेखनी को, तड़पदार लेखनी को, परिवर्तनकारी लेखनी को अर्पित की है। इसका मतलब यह हुआ कि अन्ना भाऊ साठे ने उनकी फकीरा कादंबरी या कोई भी कला कृति, कोई भी कथा कादंबरी मार्क्स को अर्पित नहीं की, स्टैलिन को अर्पित नहीं की, श्रीपाद अमरू डांगे को अर्पित नहीं की, किसी कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को अर्पित नहीं की, वो बाबा साहब को अर्पित की। और झुंझार लेखनी का, तड़पदार लेखनी का मतलब ये है, क्रांतिकारी लेखनी का मतलब ये है, जिस लेखनी ने, जिस पेन ने संविधान को लिखा और संविधान ने ऐसे लोगों को अधिकार दिया जो अधिकार वंचित थे। मतलब अन्ना भाऊ साठे को भी अधिकार मिला था। तो अन्ना भाऊ साठे ने खुद ये माना है कि मार्क्स का मैं शिष्य नहीं हूँ, स्टैलिन का मैं शिष्य नहीं हूँ, श्रीपाद अमरू डांगे का मैं शिष्य नहीं हूँ, मैं बाबा साहब अम्बेडकर का शिष्य हूँ। तीसरा सबूत है इसका, जब अन्ना भाऊ साठे इनको जब रशिया को बुलाया, साहित्य प्रकाशन सांस्कृतिक मंडल की ओर से रशिया को बुलाया, तो सबसे पहला विरोध श्रीपाद अमरू डांगे ने किया था कि अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट पार्टी का चवन्नी का भी सदस्य नहीं, तो उसको क्यों भेजना चाहिए। ऐसा विरोध तो खुद डांगे ने किया था। लेकिन फिर रशिया के निमंत्रण की वजह से, आग्रह की वजह से, दो देशों के संबंधों की वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से अन्ना भाऊ साठे को भेजना पड़ा। इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट नहीं थे। चौथी बात यह है कि जब अन्ना भाऊ साठे का हम अंतकाल देखते हैं, तब अन्ना भाऊ साठे के घर में, जो घर भी नहीं था, झोपड़ी नुमा घर था और एक टूटी कॉट थी और एक फटी पुरानी चादर थी, मैक्सिम गार्की का पुतला छोटा सा स्टैचू था, कार्ल मार्क्स का छोटा सा स्टैचू था, एक चित्र था, कुछ कागज़ पड़े हुए थे टेबल पर, एक पेंसिल थी जो टूटी हुई थी, एक पेन था और एक केरोसिन वाली चिमनी थी। और अन्ना भाऊ साठे मरने के पहले 4 या 5 दिन भूखे थे। अगर अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट थे तो मरते समय अन्ना भाऊ साठे की हालत क्यों हुई। इसका मतलब यह हुआ कि अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट नहीं थे। और दूसरी बात यह भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में लिखा है कि बीवेयर फ्रॉम कम्युनिस्ट्स। जैसे लोग लिखते हैं बंगला बांधने के बाद, कुत्तों से सावधान, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कम्युनिस्टों से सावधान। और जैसे कम्युनिस्टों से सावधान लिखा था, वैसे गांधी से भी सावधान लिखा था। और ये सबूत के तौर पर आप देख सकते हो, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स, 45 में लिखा है। ये बात हमारे लोगों को कम मालूम है, लेकिन ब्राह्मणों को ज़्यादा मालूम है। इसलिए ब्राह्मणों ने अच्युतराव पटवर्धन, श्रीपाद अमरू डांगे, इन लोगों को अन्ना भाऊ साठे के पीछे लगा दिया। और अन्ना भाऊ साठे को जो पहला आदमी मिला, शाहिर अमर शेख, वो शाहिर अमर शेख की वजह से अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट की तरफ चले, वहाँ गए। और कम्युनिस्ट लोगों ने उनका उपयोग केवल सभा के लिए, गर्दी भीड़ इकट्ठा करने के लिए किया। और जब अन्ना भाऊ साठे के ये ध्यान में आया, जाति व्यवस्था की वजह से उनको तकलीफ हुई, तो अन्ना भाऊ साठे ने उनका साथ छोड़ दिया। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे साहित्य से भी कुछ हो, मतलब मैं जो कह रहा हूँ उससे भी कुछ होने वाला नहीं, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है वही अगर किया तो होने वाला है परिवर्तन। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि अन्ना भाऊ साठे कम्युनिस्ट नहीं थे। फिर से हम लोग थोड़ा साहित्य की तरफ आते हैं। अन्ना भाऊ साठे ने जो साहित्य निर्माण किया,
क्या संदेश है उस साहित्य से? हमें आज के नौजवान जो इस आंदोलन में आना चाहते हैं, परिवर्तन के आंदोलन में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? अण्णा भाऊ साठे का साहित्य बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तनवादी साहित्य है। उनके साहित्य का हर नायक हर नायिका बंडखोर है, स्वाभिमानी है, क्रांतिकारी है। 35 कादम्बरियाँ उन्होंने लिखी है, उसमें से 32 कादम्बरियाँ स्त्रियों का समर्थन करने वाली है, स्त्रियों को न्याय हक मिले इसलिए लिखी गई है। और साहित्य एक होता है साहित्य प्रबोधन करने वाला, दूसरा होता है साहित्य प्रति प्रबोधन करने वाला। एक साहित्य होता है क्रांति करने वाला, दूसरा होता है प्रतिक्रांति करने वाला। एक होता है जागरण करने वाला, एक होता है प्रतिजागरण करने वाला। तो अण्णा भाऊ साठे का साहित्य क्रांति करने वाला, जागरण करने वाला और प्रबोधन करने वाला साहित्य है। तो हमारे लोगों ने उन साहित्य का अभ्यास करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा उनमें श्रृंगार है, और अण्णा भाऊ साठे ने जो साहित्य लिखा उसमें अंगार है। अंगार मतलब अन्याय के खिलाफ अंगार है। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा उसमें कल्पना विलास है, सत्य कुछ भी नहीं है। लेकिन अण्णा भाऊ साठे ने जो साहित्य लिखा उसमें वास्तवता है, रियलिटी है। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा उनमें मनोरंजन है, केवल मनोरंजन है, एंटरटेनमेंट है। लेकिन अण्णा भाऊ साठे ने जो साहित्य लिखा मनोरंजन के बजाय परिवर्तन है, बदल है। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा उसमें लाचारी है, हमारे लोग उसमें लाचार दिखाए। लेकिन अण्णा भाऊ साठे ने जो साहित्य लिखा उसमें स्वाभिमान है, ताकत है। ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा वो अंग्रेज़ों का भाषांतर किया हुआ साहित्य है। बहुत सारे लोग पूलो देशपांडे को बहुत महान मानते। पूलो देशपांडे ने जितने भी विनोदी साहित्य लिखा वो अंग्रेज़ों के साहित्य का भाषांतर है, जस्ट ट्रांसलेशन। युवा शिरवाडकर, हाँ, युवा शिरवाडकर का भी ऐसा है। बहुत सारे लोग उन्होंने ये चौर्य वाङ्मय कह सकते हो इसको आप, चौर्य वाङ्मय। तो वाङ्मय चौर्य करने की उनके पास कला थी। लेकिन अण्णा भाऊ साठे ने किसी से भी ये चुराया नहीं है। अण्णा भाऊ साठे ने स्व अनुभव से अपना साहित्य लिखा है, मतलब जो अनुभव आया वो लिखा। इसमें कोई दूसरा एक सुधारणावादी साहित्य होता है, क्रांतिवादी। ब्राह्मणों का साहित्य सुधारणावादी है और अण्णा भाऊ साठे का साहित्य क्रांतिवादी। इसलिए हमने इस प्रकार की अगर हम प्रेरणा लेते हैं तो उनका अधूरा काम पूरा करने के लिए उस साहित्य की मदद हो सकती है। मतलब जो क्रांतिकारी साहित्य अण्णा भाऊ साठे जी ने लिखा, ऐसा कह सकते हैं कि तुकाराम महाराज की जो तुकाराम गाथा है उससे वो भी परिवर्तन का एक साहित्य था उस वक्त का। क्या इसकी तुलना हो सकती है अण्णा भाऊ साठे के साहित्य के साथ? अण्णा भाऊ साठे का नाम भी तुकाराम है और तुकाराम महाराज का नाम भी तुकाराम है। दोनों ने जो साहित्य लिखा वो व्यवस्था के विरोध में लिखा और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लिखा, और दोनों ने साहित्य लिखा इस वजह से दोनों का भी अपमान हुआ है, और दोनों ही तुकाराम थे। अण्णा भाऊ साठे का साहित्य परिवर्तन के लिए था, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए था, वर्ण व्यवस्था खत्म करने के लिए था, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता खत्म करने के लिए था। और तुकाराम महाराज का संत तुकाराम महाराज का साहित्य भी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता खत्म करने के लिए था। मतलब ब्राह्मणी वर्चस्व, ब्राह्मणी धर्म और उससे उत्पन्न जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता खत्म करने के लिए दोनों का साहित्य था। ये दोनों के साहित्य की समानता है, और उस वजह से तुकाराम महाराज की हत्या की गई। और दोनों ने भी जो साहित्य लिखा है वो स्व अनुभव से लिखा है, स्व अनुभव से लिखा। और इसमें और एक बात समान है, संत तुकाराम महाराज 48 थी वो तब उनकी हत्या हो गई। और जब अण्णा भाऊ साठे खाने के लिए नहीं मिला इसलिए 49वें साल में मर गए, मतलब 1 साल का अंतर है दोनों में। तो ये 48वें साल में संत तुकाराम महाराज की हत्या बंबाजी और रामेश्वर भट्ट ने की, और ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से खाने को नहीं मिला। नहीं, ये हमारा आखिरी सवाल होगा। अभी मेरा ये सवाल है कि उनका जो लास्ट कुछ डेज है उनके जीवन में, जैसा आपने बोला कि कम्युनिस्ट ने उनको छोड़ दिया,
और वो तब छोड़ा जब उन्होंने जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव, मतलब बाबा साहब को गुरु मानते हुए जब उन्होंने ये घोषणा की तब उनको कम्युनिस्टों ने छोड़ दिया। तो क्या परिस्थिति रही तब अन्नाभाऊ साठे की? जब उन्होंने कम्युनिस्टों ने उनको छोड़ दिया, वैसे तो कम्युनिस्टों ने उनको छोड़ दिया कहने के बजाय उन्होंने कम्युनिस्टों को छोड़ दिया और वो साहित्य लिखने का प्रयास कर रहे थे। आज उनके साहित्य, उन्होंने जो साहित्य लिखा उस पर जिन्होंने नाटक निकाले, जिन्होंने सिनेमा निकाला, वो करोड़पति बन गए। कुछ लोगों ने पीएचडी की, वो भी करोड़पति और बंगले में रहते हैं। लेकिन अन्नाभाऊ साठे के आखिरी दिन बहुत हालाकी में गए हैं, बहुत ही दर्दनाक परिस्थिति में उनका सामना करना पड़ा। वो जो चिराग नगरी थी, उस चिराग नगरी में एक झोपड़ी नुमा घर में वो रहते थे और अकेले ही रहते थे। और अन्नाभाऊ साठे के अभी जैसे मैंने कहा कि उनके साहित्य पर बहुत सारे लोगों ने कमाई की, लेकिन अन्नाभाऊ साठे को कुछ कमाने को नहीं मिला। आखिरी दिन में भी वो दाने दाने के लिए तरसे। आज अन्नाभाऊ साठे की बातें सभी करते हैं, लेकिन अन्नाभाऊ साठे ने इसके लिए बहुत संकटों का सामना किया और आखिरी दिनों में उनकी जो डेथ हो गई, वो 4 दिन भूखे रहने की वजह से उनके रूम में हो गई। ये आखिरी दिन का जो अभी मैंने कहा कि उनके घर में केवल एक टूटी कॉट थी, एक फटी हुई चादर थी, जो 2-4 पेंसिल के टुकड़े, 2-4 कागज़ के टुकड़े थे और एक केरोसिन का दिया था, एक मैक्सिम गार्की का एक छोटा सा स्टैचू था, कार्ल मार्क्स का एक फ़ोटो था और बस इसी हालत में वो चल बसे। चल बसने के बाद उनकी अंतिम क्रिया करने के लिए भी पैसा नहीं था और बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया, तो जो लोग अंतिम क्रिया करने के लिए गए थे उन्होंने पैसा हड़प लिया। ऐसा भी किसी किताब में पढ़ा है। मतलब इतनी मरने के बाद भी उनके साथ ये व्यवहार, और वो शायद कम्युनिस्ट लोग थे, ऐसा भी सुनने में आया है कि वो पैसा जो अंतिम क्रिया के लिए दिया था वो भी हड़प किया था। तो इस हालात में उनको गुजरना पड़ा। तो उस दौरान उनको जो मानधन मिलता था एक कलाकार के रूप में, 12 कर या शायद 22 कर कोई ऐसा मंत्री था, तो वो मानधन पाने के लिए वहाँ जाना था, संघर्ष करना पड़ रहा था, वो मानधन भी उनको नहीं मिलता था। इतने बड़े साहित्यिक को जिसने रसिया वालों ने जिनको बुलाया, ऐसे साहित्यिक को इस हालात से लास्ट आवर्स में गुजरना पड़ा और ये उन्होंने सही रास्ता अपनाया, बाबा साहब को गुरु माना, बाबा साहब की राह पर लोगों को चलने के लिए कहा। शायद इस वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ होगा, ऐसा व्यवहार उनके साथ हुआ। मेरा आखिरी सवाल है कि आंदोलन में जो लोग अभी काम कर रहे हैं, परिवर्तन के आंदोलन में काम कर रहे हैं, उनको अन्नाभाऊ साठे के जीवन से क्या सीखनी चाहिए? जो परिवर्तनवादी आंदोलन में हमारे लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अन्नाभाऊ साठे के साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन करने के बाद उनके जीने का, उनके ज़िंदगी का जो मकसद था, उनकी ज़िंदगी उन्हें दांव पर लगाई थी जिस काम के लिए, वो काम है व्यवस्था परिवर्तन। उनका पूरा साहित्य पढ़ने पर हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, गैर बराबरी, भेदभाव, विषमता और जो महिलाओं की दास्ता है, इसको ख़त्म करने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई। तो हम लोगों ने ये जो काम है अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। तो अगर हम उनको मानते हैं, उनको आदरांजलि अर्पित करना चाहते हैं, उनसे अगर हम प्रेरणा लेना चाहते हैं, एक होता है प्रभावित होना, एक होता है प्रेरणा लेना। जो प्रभावित होता है वो गलत और सही का जजमेंट नहीं बना पाता, लेकिन जो प्रेरणा लेता है वो सही होता है। तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और वो प्रेरणा लेकर उनका जो अधूरा काम है, वो अधूरा काम हमने पूरा करना चाहिए, जो व्यवस्था परिवर्तन का है। दूसरी एक बात यह है कि आज आपने देखा होगा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाती,
तिलक की जयंती नहीं मनाई जाती, नेहरू की जयंती नहीं मनाई जाती, गोखले की जयंती नहीं मनाई जाती, रानड़े की जयंती नहीं मनाई जाती। मतलब ब्राह्मण उनमें जन्मे किसी भी आदमी की जयंती नहीं मनाते, लेकिन वो एक रूम में बैठकर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं और आगे की रणनीति बनाकर काम करते हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। लेकिन हम केवल गाजा वाजा करते हैं, हम केवल डॉल्बी, डीजे, बैंड, जय जयकार करते हैं और इसमें 364 दिन हम आराम करते हैं और एक ही दिन काम करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमने 365 दिन इन महापुरुषों को विचारों का जागर करना चाहिए। अगर हम ऐसा करता है तो इनका जो अधूरा काम है वो पूरा होने के लिए मदद हो सकती है। दूसरी एक बात मैं जाते जाते कह दूंगा कि 6000 जातियों को जोड़ना उनका मकसद था। हम अकेली जाति में भी पोट जाति को पैदा करके अगर हम उसी में जयंती को लेके गए, अण्णाभाऊ साठे को लेके गए, तो अण्णाभाऊ साठे का या हमारे किसी भी महापुरुष का 6000 जातियों को जोड़ने का जो मकसद था वो अधूरा है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, खासकर आंदोलन में काम करने वाले, ब्राह्मणी व्यवस्था की वजह से जो 6000 जातियों का निर्माण हुआ, उन 6000 जातियों को विचारधारा और उद्देश्य के आधार पर जोड़कर एक मूल निवासी बहुजन समाज का संगठन, इस समाज का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि अकेली जात ब्राह्मणी व्यवस्था के साथ लड़ नहीं सकती, ये उसके बस की बात नहीं है। जातवार संगठन की बजाय पहले जातवार संगठन, पहले जाति थी, अब जातवार संगठन है, मतलब एक ही काम है। तो हम सभी जातियों ने जो शोषित है, शासित है, प्रताड़ित है, पीड़ित है, अधिकार वंचित है, गुलाम है, ब्राह्मणों ने जिसे नीच घोषित किया है, तो ऐसे सभी लोगों ने इकट्ठा आकर ये काम अपने हाथ में लेकर उसको पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो महापुरुषों का अधूरा काम पूरा हो सकता है। यही उनके साहित्य का संदेश है। धन्यवाद ओवल सर। तो ये थे बामसेफ के राष्ट्रीय महासचिव माननीय DRI ओवल सर, जिन्होंने अभी हमें अण्णाभाऊ साठे के जीवन संघर्ष के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि हर महापुरुष ने, चाहे वो किसी जाति में, किसी प्रदेश में, किसी बोली भाषा में निर्माण हुए हो, जन्मे हो, उन सारे महापुरुषों ने जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, अस्पृश्यता को, गैर बराबरी को ख़त्म करने का काम किया है। तो हम जिस महापुरुष को मानते हैं, उस महापुरुष का अधूरा कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। ये केवल किसी जाति की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे सारे समस्त बहुजन समाज की जिम्मेदारी है। ऐसा आप करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी को A1 TV चैनल की तरफ से अण्णाभाऊ साठे की 97वीं जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।